गुड इवनिंग दोस्तों। अभ्युदय आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो निरंतर अपनी ये क्लास चल रही है जिसमें अपन 21 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण के पीछे ओमिक्रॉन का कौन सा सब वेरिएंट है। आप सभी को पता होगा कि चीन में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, तो वहाँ की स्थिति फिर से 2020 जैसी हो गई है। तो जो कोरोना संक्रमण है फिलहाल में चाइना में, तो उसके पीछे ओमिक्रॉन का कौन सा सब वेरिएंट है। तो ऑप्शन है BF7, बी ऑप्शन है BF11 और सी ऑप्शन है BF9 और डी ऑप्शन है BF17। तो बताइए ओमिक्रॉन का कौन सा सब वेरिएंट है जिसने चाइना में कोरोना संक्रमण को फिर से काफी तेज कर दिया है। ABCD में से देखिए, तो इसका राइट आंसर है ए। जो ओमिक्रॉन है उसका ही ये सब वेरिएंट है BF7। BF जो 7 वेरिएंट है, ये किसका सब वेरिएंट है? ओमिक्रॉन का। ठीक है, तो ये काफी तेज गति से चाइना में फैल रहा है और इसके 4 मरीज भारत में भी पाए गए हैं। ओके, हालांकि वो सितंबर के माह में ही मिल गए थे भारत में। भारत में कौन से माह में? सितंबर में। ओके, लेकिन स्थिति फिर भी खतरनाक नहीं हुई है भारत में तो, लेकिन चाइना में बहुत तेजी से ये फैला है। इसके साथ ही NDTV की और न्यूज अटैच की है मैंने, ये और देख लेते हैं अपन एक बार कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस एक बार फिर से डरा रहा है। ओके, तो चीन में जो हालात है वो 2020 जैसे हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर यहाँ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट BF7 की लहर आ गई है। ओके, भारत में भी सब वेरिएंट के अब तक कितने केस मिले हैं? अब तक 4 केस मिले हैं। ओके, तो जिससे देश में दहशत का माहौल बन गया है और इसी के चलते केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। ओके, तो ओमिक्रॉन का ये जो सब वेरिएंट है नया वाला BF7, इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन है ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। ओके, कौन है? ओमिक्रॉन। ठीक है, अब इसके बहुत सारे सब वेरिएंट होते हैं, तो उन्हीं में से ये BF7 भी एक नया सब वेरिएंट है। तो ये और देख लीजिए कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। इसके कई सब वेरिएंट है, जैसे BA1, BA2, BA5 वगैरह। ओके, तो ओमिक्रॉन का ऐसा ही एक लेटेस्ट सब वेरिएंट है BA5217, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोल रहे हैं? BF7। तो BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है। इससे बना है म्यूटेशन से। ओके, जिसका नाम है R346T। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो अपन ने जो वैक्सीन लगवाई थी कोरोना की वैक्सीन, तो उससे क्या हुआ था कि अपने शरीर में क्या बनी थी? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का भी असर नहीं हो रहा है किस पर? इस कोरोना का जो नया सब वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का BF7, इस पर जो वैक्सीन थी इसका कोई असर नहीं है। मतलब कि वैक्सीन भी इस पर असरकारक नहीं है। और अपने देश में फिलहाल क्या स्थिति है कि केवल 27% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। जो बूस्टर डोज आई थी कोरोना वैक्सीन के साथ, वो केवल 27% लोगों ने लगवाई है। ओके, तो अपना प्रश्न था कि जो ओमिक्रॉन है उसका नया सब वेरिएंट कौन सा है? तो वो कौन सा है? BF7। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में हुए IPL के नियमों में संशोधन के तहत कितने प्लेयर का नाम इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया जाएगा? एक बार और देखिए क्वेश्चन को कि हाल ही में हुए IPL के नियमों में संशोधन के तहत
कितने प्लेयर का नाम इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है? इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है कि जो आईपीएल के जो मैच होते हैं 20-20 ओवर के, तो इसमें क्या होता है कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ओके, तो मैच से पहले 11 खिलाड़ियों के नाम की सूची दी जाती है, लेकिन नए नियम में क्या किया जाएगा कि 11 के साथ में 4 खिलाड़ियों के और नाम दिए जाएंगे। तो जो ये 20-20 में से किसी भी पारी में 20 में से 14 ओवर से पहले इन 11 खिलाड़ियों में से किसी भी एक खिलाड़ी को इन 4 खिलाड़ियों में से रिप्लेस किया जा सकता है। ओके, मतलब कि किसी भी खिलाड़ी की जगह जो 11 नाम दे रखे हैं, जैसे कि मान लो कोई टीम फील्डिंग कर रही है, ओके, और उनके अभी तक 14 ओवर नहीं हुए हैं, मान लो 12 ओवर ही हुए हैं, ओके, और कोई सा बॉलर है उसने 2 ओवर कर लिए हैं, ओके, तो इस बॉलर को हटा के इन 4 में से कोई अगर बॉलर है जिसका नाम पहले दे रखा है तो उसको यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा, और जो इसके जो बाकी के 2 ओवर बचेंगे, बाकी के 2 या जितने भी ओवर बचेंगे वो नया खिलाड़ी आएगा वो करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आईपीएल के नियमों में संशोधन के तहत कितने प्लेयर का नाम इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? 4 खिलाड़ियों का नाम इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर और देख लीजिए, मैंने टेक्स्ट शामिल किया है इसमें कि टेक्निकल सब्स्टिट्यूट नियम क्या है। तो नियमों के मुताबिक टॉस के समय टीम का कप्तान प्लेइंग 11 के साथ साथ 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का नाम भी बताएगा। इन 4 में से टीम एक सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकती है। ओके, 4 में से एक का। ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में से किसी भी खिलाड़ी को दोनों पारियों के 14वें ओवर के खत्म होने से पहले भी किसी भी समय रिप्लेस कर सकता है। ये खिलाड़ी कोटे के अपने पूरे ओवर भी फेंक सकता है। और ये जो रिप्लेस करने वाला है जो नियम है वो कब लागू नहीं होगा? तो इसमें है कि जैसे खराब मौसम की वजह से या किसी कारणवश 10 ओवर का मैच हो जाता है या उससे कम का होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है 21 से 30 दिसंबर 2022 तक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर। उसके द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कौन से उत्सव का? शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है 21 से 30 दिसंबर 2022 तक। तो आपसे यही पूछा गया है कि 21 से 30 दिसंबर 2022 तक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में, नाथद्वारा में, या उदयपुर में, या फिर जालोर में? तो आपको पता होगा कि इस शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? उदयपुर में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? उदयपुर में किया जा रहा है, जिसका हाल ही में अपने राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने नगाड़े बजा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसमें क्या है कि काफी सारे जो लोक कलाकार हैं वो अपने लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे, और जो हस्तशिल्प और जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं वो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का यहाँ पर क्या करेंगे? बाजार में यहाँ पर बेचेंगे। किसमें? शिल्प ग्राम जो आयोजन किया जा रहा है उसी में। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? जयसाण शक्ति, ये कोई अभियान मान लीजिए या फिर कोई कार्यक्रम मान लीजिए। ओके, तो जयसाण शक्ति महिला सशक्तिकरण हेतु कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से। ये आपसे पूछा गया, क्या ये सही है? और मारे गांव टीबी पांव न पसारे संपूर्ण राजस्थान ग्राम पंचायत स्तर का कोई प्रोग्राम है, तो क्या ये सही है? और सी ऑप्शन है महाअभियान जोधपुर में, तो क्या ये सही है? तो यही पूछा गया कि ये क्या सही सुमेलित है, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों इसके ये तीनों सही है। जो जयसाण शक्ति कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण हेतु वो कहाँ पर चलाया गया है? जैसलमेर में। और मारे गांव टीबी पांव न पसारे ये संपूर्ण राजस्थान के लिए ग्राम पंचायत स्तर का एक प्रोग्राम है। और जो महाअभियान है वो जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का। तो इनसे संबंधित अपन जानकारी और देख लेते हैं। जयसाण शक्ति ये किस तरीके का प्रोग्राम है? महिलाओं हेतु है ये। सुरक्षित प्रसव और स्वास्थ्य के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना इस अभियान का उद्देश्य है।
और ये बात किसने कही है? जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी ने। ओके दोस्तों, तो इन्हीं कलेक्टर के द्वारा ही ये एक नया नवाचार किया गया है, जैसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम अभिनव शुरुआत इनके द्वारा की गई है। और दूसरा अपना कौन सा था? मारे गांव टीबी पाँव ना पसारे। तो ये किस तरीके का है? ये संपूर्ण राजस्थान के लिए प्रोग्राम है। यह अभियान 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा। इसमें चिन्हित ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए 10 से 12 सदस्यों की टीम का गठन किया जाएगा। ओके, इसमें सरपंच की अध्यक्षता में टीमें गठित होगी और उसमें उप सरपंच, पंचायत सचिव, चिकित्सा अधिकारी, CHO वगैरह, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक आदि शामिल होंगे। और टीम क्या करेगी? जागरूकता पैदा कर टीबी के प्रति समुदाय में फैली भ्रांतियों और भेदभाव को कम करने सहित टीबी रोगियों का शीघ्र निदान आदि के लिए इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। ओके, तो तीसरा अपना जो अभियान था वो कौन सा था? महाअभियान। ओके, तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर का अभियान है। तो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता। इस तरीके के जो कार्यक्रम, ये भी आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं कि जैसाण शक्ति जो कार्यक्रम चालू किया है या अभियान चालू किया है, ये किस कलेक्टर ने चालू किया है? तो टीना डाबी ने, जैसलमेर में। और इधर माँ अभियान किसने शुरू किया है? हिमांशु गुप्ता जी ने, जो जोधपुर के जिला कलेक्टर। ओके, तो जोधपुर जिले में सुरक्षित मातृत्व का महाअभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है कि जोधपुर जिले भर की गर्भवती महिलाओं के लिए गुरुवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा, जब जिले में इन महिलाओं की सेहत का ख्याल रखने के लिहाज से कई प्रकार की परामर्श सेवाओं, जांचों एवं उपचार से लाभान्वित किया जाता है। तो हर गुरुवार इस तरीके के ये इनको परामर्श सेवाएं, जांच और उपचार से इन्हें लाभान्वित किया जाता है। क्लियर दोस्तों? 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर के बाद कौन से एयरपोर्ट को PPP मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है? आपको पता ही है, जयपुर का एयरपोर्ट अब PPP मॉडल के आधार पर कार्य कर रहा है। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ओके, तो अब हाल ही में और कौन से एयरपोर्ट को इसी तरीके से निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है? किसने? केंद्र सरकार ने। तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा या A व B? बताइए। तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर होगा A व B होते हुए इसका सही आंसर होगा D, A व B दोनों। तो जयपुर के बाद अब जोधपुर और उदयपुर के एयरपोर्ट है, उनको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के 25 एयरपोर्टों को चिन्हित किया है, जिनको अब PPP मोड पर इनको निजी हाथों में सौंपा जाएगा, जिसमें राजस्थान के कितने शामिल है? ये दोनों, जोधपुर और उदयपुर के एयरपोर्ट। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए 1055 करोड़ का समझौता किस किस के बीच हुआ है? वापस देखिए, प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए 1055 करोड़ का समझौता किस किस के बीच हुआ है? ए ऑप्शन है राज्य ऊर्जा विभाग, बी ऑप्शन है KWF और सी ऑप्शन है बिजली प्रसारण निगम और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। इन्हीं तीनों के बीच में ये समझौता हुआ है कि राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए 1055 करोड़ रुपए का हाल ही में एक समझौता हुआ है। ओके, तो ये क्या है कि मैं ऑथेंटिक न्यूज लेने के लिए गूगल पे सर्च करके भी ये जानकारी साथ में अटैच करता रहता हूँ। तो कहीं पर मिल जाती है अपन को, अखबार की कटिंग मिल जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है वहां से ली गई न्यूज है, और जो अखबार होते हैं उनकी भी न्यूज मैं लेता रहता हूँ। तो ये एक चैनल है, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज, तो यहाँ से मैंने ये न्यूज ली आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या था अपना कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए किन किन के बीच में समझौता हुआ है? तो ये राज्य ऊर्जा विभाग, KWF
और बिजली प्रसारण निगम, तीनों के बीच में 1055 करोड़ का समझौता हुआ है। इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा, ओके, सौर ऊर्जा, और एक होती है वो पवन ऊर्जा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है कि पहले तो इनसे डायरेक्ट अपन इनको यूज ले रहे थे, ठीक है, और अब क्या किया जा रहा है, इनको हाइब्रिड मोड में करके जो लाइन जाती रहती है ना तारों की, ओके, ये तारों की लाइन जा रही है, ओके, तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि सौर ऊर्जा से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो उसका उपभोग करने के बाद में जो बिजली बच रही है, ये अपना घर है मान लीजिए, ओके, और ये अपन ने सौर ऊर्जा पैनल इस घर पे लगा रखा है, ठीक है। तो अपन ने जो सौर ऊर्जा उत्पादन हो रही है उसका उपयोग कर लिया, उसके बाद में भी बिजली बच रही है, तो उससे आजकल क्या किया जा रहा है, बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है और रात के समय में वापस घर में भेज दी जाती है। इसके बाद में भी बिजली बच रही है तो यहाँ से इस बिजली को तारों में अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, पवन ऊर्जा से भी और सौर ऊर्जा से भी, दोनों से। तो इसी तरह का ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए राज्य ऊर्जा विभाग, KWF, ये जापान का एक बैंक है, और बिजली प्रसारण निगम, ओके, तो इन तीनों के बीच में 1055 करोड़ का समझौता हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है। क्वेश्चन को फिर देखिए कि हाल ही में भारत के पहले, ये भारत के पहले और दुनिया का दूसरा सेकंड, भारत का पहला व दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दिल्ली में, पुणे में, इंदौर में या फिर चेन्नई में, बताइए, दिल्ली में, पुणे में, इंदौर में या फिर चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, इंदौर में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये देखिए, इसकी काफी न्यूज मैंने यहाँ पर साथ में लगाई है। तो इसमें क्या है कि जो म्यूजियम होते हैं ना, उसी में ये वार म्यूजियम है एक तरीके से, इन्फेंट्री म्यूजियम, ओके। तो अमेरिका के बाद मुहू, इंदौर के मुहू में ये ऐसा संग्रहालय बना है जो दुनिया में सेकंड बार बनाया गया है। पहला कौन सा है, अमेरिका में, और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश के इंदौर के मुहू में ये बनाया गया, ओके। तो इसमें 1747 से 2020 तक का इतिहास इसमें संजोया गया है। कब से लेकर कब तक का, 1747 से लेकर 2020 तक का इतिहास इसमें संजोया गया है। तो इस म्यूजियम में क्या खास है, तो इसमें क्या है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसकी यादों को भी इसमें संजोया गया है इस म्यूजियम में। और जो सरगरही का जो युद्ध हुआ था 1897 में, उसको भी इसमें संजोया गया है। बक्सर का युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1971, छत्रपति शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा रणजीत सिंह का इतिहास भी इस म्यूजियम में संजोया गया है। 1757 से लेकर इन्फेंट्री की वेशभूषा में आए बदलाव को लाइव तस्वीरों के माध्यम से अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो सेना से संबंधित, युद्धों से संबंधित इतिहास को यहाँ पर संजोया गया है। कहाँ पर, इंदौर में भी कहाँ है, मुहू में, ओके। इंदौर के मुहू में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है। यह संग्रहालय देश का पहला और दुनिया का दूसरा संग्रहालय है। इसके पहले अमेरिका में ऐसा म्यूजियम बनाया गया है। इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75वें वर्ष की पूर्व संध्या और विजय दिवस मनाने के लिए सेना ने शुक्रवार को इसकी शुरुआत की है। देखिए, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। असम ने, हिमाचल ने, या फिर राजस्थान ने, या फिर हरियाणा ने। देखिए कि किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है, असम ने। किसने, कौन से स्टेट ने, असम ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। इससे क्या होगा, जो पर्यटन क्षेत्र में ये शामिल थे कौन कौन, होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा, वेलनेस सेंटर,
वगैरह वगैरह। ओके, तो ये क्या है, आदि औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन के अब पात्र हैं। कौन सी नीति के तहत? औद्योगिक नीति के तहत। ओके, क्योंकि इनको उद्योग का दर्जा अब दिया गया है। पहले किस में आ रहे थे ये? पर्यटन क्षेत्र में ये शामिल थे, और अब किस में आएंगे? उद्योग क्षेत्र में ये आएंगे। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, यह कदम पर्यटन क्षेत्र के उपरोक्त क्षेत्रों में निजी निवेश को और प्रोत्साहित करेगा और बढ़ावा देगा। ओके, तो हाल ही में जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, तो आप पहले ही अपना इसमें से आंसर डिसाइड कर सकते हैं। आंसर है, ऑप्शन है तमिल थलाइवास, बी ऑप्शन है दबंग दिल्ली, सी ऑप्शन है पुनेरी पल्टन, और डी ऑप्शन है बेंगलुरु बुल्स। तो बताइए, प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसको हराया है? ए बी सी डी में से अपना आंसर आपने देख लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है सी। पुनेरी पल्टन को हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में किसने हराया है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। तो प्रो कबड्डी लीग किसने जीती है? जयपुर ने, जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ओके, किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को। ओके, पुनेरी पल्टन को। ये देख लीजिए, ये प्रो कबड्डी लीग का जो ऑफिशियल ट्विटर है उससे भी मैं ये जानकारी ली है मैंने। ओके, तो आप कोई सी भी कोई करंट अफेयर्स की कोई सा भी क्वेश्चन है या करंट का कोई न्यूज आपको मिली है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप या तो सरकारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर जैसे प्रो कबड्डी लीग से संबंधित कोई न्यूज है, बीसीसीआई से संबंधित कोई न्यूज है। ओके, तो उनको आप उनके ट्विटर पर जाकर भी देख सकते हैं। जैसे राज्य सरकार के जैसे सीएमओ राजस्थान, ओके, अशोक गहलोत के स्वयं का जो ट्वीट है वहां से। ओके, और इंफॉर्मेशन एवं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां से भी आप न्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो कैप्टन कौन था जयपुर पिंक पैंथर्स का? सुनील कुमार। ओके, तो इन जयपुर पिंक पैंथर और पुनेरी पल्टन, इनके बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसको जीता जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ओके, क्लियर है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग में किसको हराया? पुनेरी पल्टन को। लास्ट क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में प्रति कृषि परिवार, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बताइए। क्वेश्चन को आप फिर से देखिए कि कौन से राज्य में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय सबसे ज्यादा है। हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो हरियाणा, मणिपुर, असम या फिर मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा डी। जो मेघालय स्टेट है उसमें प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय कितनी है? 29,348 रुपए। हर किसान परिवार को महीने में कितने रुपए की इनकम हो रही है? 29,348 रुपए की। ओके, और सेकंड नंबर पे कौन है? पंजाब कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। उसकी कितनी इनकम है प्रति परिवार? 26,701 रुपए। और हरियाणा कौन से नंबर पर? हरियाणा है तीसरे नंबर पर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो अपन ने कंप्लीट किए हैं। इनकी आंसर शीट आपके सामने है, इनको आप चेक करें। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि RSSI के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को, करंट अफेयर्स की इस क्लास को रेगुलर लेते रहें। अगर आप इसको टाइम पे नहीं ले पा रहे तो बाद में ले, इसकी स्पीड को तेज करके ले। काफी अच्छे क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेके आ रहे हैं इसमें, जो आपको RS प्री के लिए भी, SI की एग्जाम के लिए भी, EORO की जो एग्जाम होने वाली उसके लिए भी, और RS मेंस के लिए भी, RS मेंस के लिए भी ये आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, तो आप प्रॉपर तैयारी करते रहें और इस क्लास को लेते रहें। इसके साथ ही मैं और बताना चाहूंगा, फिर आपसे बोलूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल पर और भी जो भी क्लासेज हो रही है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेज है, तो आप उनको भी प्रॉपर लेते रहे। और इस अभ्युदय के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, और ये क्लास आपके लिए ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है, आपको लग रहा है कि ठीक ले रहे हैं, तो और लोगों तक भी इसको आप शेयर करें। और इस क्लास में क्या अपन बदलाव कर सकते हैं उनके बारे में भी आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।